रहीम प्रोग्राम 30 मिनट में मैं आपका मेज़बान मकबूल इलाही। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान फरीदी, इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट। हम साथियों की तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, इनायतुल्लाह काशिफ साहब, इस हफ्ते की जो बड़ी एक्टिविटीज़ सामने आई हैं उनमें अंजुमन ताजदान लिया के नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। सही। उस तकरीब से सदर अंजुमन ताजदान लिया और डिप्टी कमिश्नर लिया का खिताब। सही। उसके बाद सेहत और सफाई की सूरत हाल और गंदम की काश्त के सीज़न के साथ ही खाद का जो बहरान हुआ या पैदा किया गया वो मुसलसल जारी और खाद माफिया के काश्तकारों पर ताबड़तोड़ हमले भी। सही। ये आज का हमारा प्रोग्राम है, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ गन्ने का जो सीज़न है उस सीज़न में एक मरतबा फिर आप बोलते रहे, मुतालबा करते रहे, उस पे भी एक मरतबा आज फिर बात करेंगे और वो है कि गन्ने की जो ट्रैक्टर और ट्रालियाँ हैं उनसे इंसानी ज़िंदगी को लाहक खतरा। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने जो बर्निंग इशू, सबसे पहले हम गन्ने पर बात कर लेते हैं क्योंकि बर्निंग इशू इस वक्त ज़िला लिया और जनूबी पंजाब का और ख़ास तौर पे पंजाब का यही है। जहाँ जहाँ भी गन्ना काश्त हो रहा है, गन्ना अब खेत से जब शुगर मिल तक का अपना फासला तय करता है तो वो मुख्तलिफ मराइल से गुज़रते हुए शुगर मिल तक पहुँचता है। वो उसकी जो गुज़रगाह है, उस गुज़रगाह पर जो लोगों को तकालीफ दरपेश हैं उस पर हमने गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में अपने भी बात की है। हमने उन प्रोग्रामों की तवज्जो से ट्रैफिक पुलिस को भी हमने गुज़ारिशात की हैं, ज़िला इंतज़ामिया को भी गुज़ारिशात की हैं और मिल मालकान और मिल इंतज़ामिया को भी गुज़ारिशात की हैं कि भाई गन्ना वही आप एडेंट जारी करें जो मिल के चार दीवारी के अंदर चला जाए। रोड के ऊपर गन्ने की ट्रालियों को खड़ा करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इसमें हमारे जो लोग गुजर रहे होते हैं उस रोड पर से, वो शदीद परेशानी का, कोई अपने बच्चों को लेकर जा रहा होता है, कोई घर वालों को लेकर जा रहा होता है, स्कूल टाइम में ख़ास तौर पे छुट्टी और स्कूल के जाने के वक्त में बहुत ज़्यादा परेशानी। अच्छा, फिर इसमें जो सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब है वो गन्ने की लोड ट्राली है। अगर दिन में वो सफ़र कर रही है तो दिन में पूरी ट्रैफिक को जाम कर देती है। अगर रात में सफ़र कर रही है तो वो रात का जो सफ़र गन्ने की ट्राली करती है तो वो तो इंतहाई जो है ना लोगों के लिए परेशानी का बायस है। वो परेशानी का बायस इसलिए है कि उसकी जो ना बैक लाइट्स होती हैं और नंबर 2 जो उसके ऊपर लोड होता है गन्ना वो उसकी बॉडी से 6-6 फुट बाहर होता है और ना उसके ऊपर कोई स्टिकर लगे होते हैं जो रोशनी बताएं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस और ज़िला ट्रैफिक पुलिस को इसके ऊपर मेरे ख्याल में वो संजीदगी से गौर करना चाहिए क्योंकि आए रोज़ आपने देखा है, आए रोज़ ट्रैक्टर ट्राली से हादसात होने लग गए हैं जब से ये सीजन। इनायतुल्लाह काशिफ साहब, अब्दुर्रहमान फरीदी साहब की राय आपके तक पहुंची, ये तो मुतमन नहीं है। हालांकि गन्ना हमारी कौमी आमदन में उसका बड़ा किरदार है। काश्तकारों की ये नकद आवर फसल है, चीनी पैदा होती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, शुगर मिलें कितनी ज़िला लिया से गन्ना परचेज करती हैं और कितने लोग, हज़ारों ख़ानदान शुगर मिलों के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। फरीदी साहब जो बात कर रहे हैं, इस बात को हम किस तरह मिनिमाइज़ करें और मैनेज करें कि ये मसला भी हल हो जाए और लोगों की ज़िंदगियों को जो लाहक ख़तरात जिनकी निशानदेही अब्दुर्रहमान फरीदी साहब ने फरमाई है वो भी महफूज हो जाए। मलिक साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जो फरीदी साहब की बात है वो भी 100% उससे इत्तफाक करता हूँ। मसला अब ये है कि दो चीज़ें हो गई हैं। एक है लिया के लोगों की शुगर मिल से वाबस्तगी, उससे हासिल होने वाले मफाद, फ़ायदे, काश्तकारों का नकद फसल, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हकीकत है, इसको कोई शख्स भी झुटला नहीं सकता है जी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शुगर मिल का शहर में होना
اور شہر میں ہونے کے بعد اس سے بدبو کے مسائل ہیں، اس کی فضلے کے مسائل ہیں، اس کی گندگی کے مسائل ہیں، اور پھر وہ معیار جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو سیو کرنے کے لیے دیے گئے ہیں وہ بھی کسی طور پر پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں وہ شوگر مل جہاں پر مجھے رسک مہیا کر رہی ہے، وہ شوگر مل جہاں پر میری معاشی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہیں پر میں نے اس کے لگنے کے بعد شہر میں آنے کے بعد کتنے جنازے اٹھائے ہیں، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے۔ آپ گزشتہ 5 سالوں کا شوگر مل کے ٹریفک ٹرالیوں کے حادثات کے نتیجے میں ہونے والی اموات کا اگر ڈیٹا اٹھائے تو وہ اس قدر خوفناک ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اب تو میں یہ کہوں گا کہ شہروں کے اکثر گھروں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنازہ شوگر مل کے اس ناقابل برداشت رویے اور اس جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ اب صرف ایک بات مجھے صرف تھوڑا سا پرسوں رات ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا، آپ کی توجہ چاہ رہا تھا۔ دو کزن کی ڈیتھ ہوئی آپ کے سامنے، ٹریکٹر کی وجہ سے ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مزمل ارشاد کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی۔ شوگر مل کا سیزن شروع ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا اور شہریوں کے جنازے اٹھ گئے ہیں۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نے شوگر مل ایک شہر کے اندر چلو قائم ہو ہی گئی ہے تو پھر خدا کے واسطے اس کا میکنزم تو بنائے۔ اچھا یہ بتائیے شوگر مل کی وجہ سے جنازے اٹھ رہے ہیں یا ٹریفک کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں؟ دونوں دیکھیں نا، ایک تو شوگر مل چونکہ شہر میں واقع ہے اور گنے کی سپلائی کا مرکز اس کا مطلب ہے وہ شہر بن گیا۔ اب یہاں سے جہاں پہ شوگر مل قائم ہے وہاں سے کروڑ روڈ کے آپ کاظمی چوک تک گنے کی ٹرالیوں کا رش دیکھیں گے۔ اسی جگہ پہ کوٹلہ حاجی شاہ روڈ ہے، یہیں سے لے کے آپ موڑ یعنی درٹا موڑ تک اور یہ سارے کا سارا آپ رش دیکھیں گے۔ وہیں سے لے کے آپ یہ لب نیلم پل، لب نیلم کے ساتھ جو روڈ گزر رہا ہے اس پہ آپ ٹرالیوں کو رش دیکھیں گے۔ شوگر مل کا مین گیٹ اور پولیس لائن کی سڑک وہاں تک آپ ٹرالیاں دیکھیں گے۔ یعنی کون سی سڑک ہے جہاں پر گنے کی ٹرالیاں اس وقت نہیں کھڑی ہوتی اور وہ ان پہ لائٹ نہیں ہے۔ اچھا پھر ان کے دیکھیں نا، پھر ان کے یہ کس کا کام تھا؟ یا تو شوگر مل ان کو مینیج کر دی کہ بھائی آپ کا گنا آئے گا محفوظ ٹرالی پہ آئے گا، مالکان کو پابند کر دی، یا پھر انتظامیہ مالکان کو پابند کر دی، جو ٹریکٹر مالکان ہیں ان کو پابند کر دی کہ بھائی آپ کا یہ معیار ہے، گنے کی ٹرالی وہ روڈ پہ آئے گی جس پہ ریفلیکٹر ہوگا، جس کی پراپر لائٹنگ ہوگی، جس کا گنا سائڈوں سے نہیں نکلا ہوا ہوگا، وہ تو شہر میں داخل ہوگی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دیکھتا کتنے شہروں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ جتنے جنازے فریدی صاحب اٹھ رہے ہیں یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ دوسری میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں، معیشت کی بات کی ہے کہ ہماری معیشت جڑی ہوئی ہے لیا شوگر مل سے۔ لیا شوگر مل نے لیٹ مل چلانے کے بعد وہ ہماری معیشت تو تباہ کر دی ہے۔ ہمارے کسان گندم کی بوائی، گندم کی جو بوائی تھی، جو جس کی کھیت میں گنا کھڑا ہے وہ گنا کاٹے گا تو گندم اگائے گا نا۔ اچھا ایک دن کی لیٹ سے آپ دیکھیں کتنے کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ایک دن اگر لیٹ سوئنگ ہو تو 1 ایکڑ میں 1 من گندم کم پیدا ہوتا ہے۔ ہماری معیشت کے قاتل ہیں نا، دوسرے لفظوں میں جو نومبر میں کاشت ہونی تھی وہ دسمبر کے اینڈ تک جا رہی ہے کاشت ہونے، پچھیتی جس کو گندم جسے ہم پچھیتی گندم بولتے ہیں۔ تو بھائی اس میں ٹریفک پولیس اپنا فرید صاحب کیا کوئی کردار نہیں ہے ملک صاحب۔ آج صبح ڈی پی ایس کے سامنے سے گنے کی ٹرالی کے اوپر ٹریکٹر جو تھا وہ ایسے اس انداز میں اس کے اگلے پہیے اٹھے ہوئے تھے اور سامنے ٹریفک پولیس کا دفتر ہے، ٹریفک پولیس کے باہر کھڑے تھے اور جناب وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ مطلب یہ روزانہ کا معاملہ ہوتا ہے، اتنا ایک ٹریکٹر پہ اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ٹریکٹر ہے وہ اس کو۔ میں ملک صاحب یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو ضلع انتظامیہ ہے، ہماری ضلع پولیس ہے اور ہمارے سرکاری جو عمائدین ہیں، ہمارے افسران ہیں اور ہماری اوپر تک کی جو جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ ایک کام میں لگی ہوئی ہے کہ بھی فوٹو سیشن کرو، اسے اپلوڈ کرو، سوشل میڈیا پہ چڑھا دو۔
ہمارے انسانی زندگی پہ تو کوئی وہ توجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا وہ ٹریفک کے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک بنا ہوا ہے, وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. ایجوکیٹ بھائی آپ ڈرائیوروں کو ایجوکیٹ کرو, جو ٹریکٹر ٹرالی پر ڈرائیور موجود ہے اس کو ایجوکیٹ کرو کہ کتنا لوڈ اس کے اوپر آپ نے لادنا ہے. وہ مالک کو ایجوکیٹ کرو. وہ ایسے ٹوپی ڈرامے بس ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں بس. وکیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ ٹوپی ڈرامے سے زیادہ میں کہتا ہوں غفلت کا معاملہ ہے. پھر اس میں رشوت کا بھی معاملہ ہے. منتریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ وصول کر لیتے ہیں اور یہ نظام اس طرح چلاتے ہیں. باقی نہ ضلعی انتظامیہ کو اگر شہریوں کا دکھ ہوتا تو مجھے آپ بتائیں جس انداز میں اب شہری مر رہے ہیں, کسی ڈی سی نے, کسی ڈی پی او نے, کسی ڈی ایس پی ٹریفک نے اس پر ایک جملہ ایک لائن بھی کہی ہے کہ یار آپ کے شہروں کا یہ نقصان ہوا ہے, ہم یار اسے آپ سے تعزیت کرتے ہیں, دکھ ہے, ہمیں افسوس ہے یار, کوئی چلو بہتری کر دو. کسی کو کوئی نوٹس جاری کیا آپ کے نوٹس میں ہے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یہ ہمارے بچوں کا نقصان ہوا ہے جی, تو یہاں پھر کریک ڈاؤن ہو جاتا کہ بھی جو لوڈ ٹرالی اوور لوڈنگ ٹرالی ہے یا اوور لوڈنگ گاڑی آ رہی ہے تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی نا ٹریفک پولیس, ضلع پولیس, ضلعی انتظامیہ. وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. تو ہڑتال کر دیں گے شیخ صاحب. پھر اگر یہ کریک ڈاؤن کریں گے وہ ہڑتال کر دیں گے. نہیں ہڑتال کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہمارے بچے مرتے رہے روڈ کے اوپر ان کی ہڑتال کے در سے. یعنی ہڑتال سے پھر ہم انتظامیہ ختم, ان کا پورا جو ہے انفراسٹرکچر ختم, پھر ہم ہڑتال کے در سے پھر کاروائیاں نہ کریں. یہ ہمارے ہاں ملک کا کلچر تو ایسے ہی ہے نا کہ اگر دکاندار اوور چارجنگ کریں ہڑتال, کھاد والے اوور چارجنگ کریں ہڑتال کی دھمکی. اب دیکھیں نا کھاد کا جو ریٹ ہے 3950 روپے ریٹ ہے. آپ کے نوٹس میں ہے کہ کھاد اب کس ریٹ پہ فروخت ہو رہی ہے؟ 5500 سے 6000 تک کی بوری میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے نا جی, 3950 کا ریٹ ہے. گندم کی کاشت کا سیزن عروج پر ہے. کاشتکار پیسے لے کر کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں. ڈی اے پی اور ایگرو اس کو چاہیے, یوریا چاہیے, اور وہ کھاد جو ہے وہ دکاندار دے نہیں رہا, وہ سپلائی نہیں ہے. اگر وہی خریدار 5000 5200 5500 روپے دے دے, ملک صاحب جب آپ کا ڈپٹی کمشنر کھاد ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے گا, جب ان سے وہ پیسے لے کے اپنی جیپ ریلیاں کروائے گا, جب ان سے لے کے اپنے معاملات آگے چلائے گا, ملک صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ اس مجرم کا کچھ نہیں کر سکتے جس کا چوکیدار خود اس جرم میں شریک ہو. میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں, مجھے آپ دیانتداری سے آپ بتائیں, کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے جیپ ریلی کی مد میں ان سے کتنے پیسے لیے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا شوگر مل سے انہوں نے کتنے پیسے لیے آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کر کے دکھایا نا شوگر مل کے خلاف کاروائی. پورے سیزن میں انجمن تاجران کی تقریب ہو, ہزاروں کا مجمع ہو یا سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود ہوں, شہر کے عمائدین بھی ہوں, سیاستدان بھی ہوں, دانشور حضرات بھی ہوں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, تاجران بھی پوری کی پوری ہو, وہاں پر ضلع کا سربراہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی واقعی کھاد پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, زائد لیے جا رہے ہیں. یہ اعتراف نہیں, یہ اعتراف جرم ہے. اور پھر ان مجرموں کے خلاف اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کارروائی کی ہے. فریدی صاحب آپ انجمن تاجران کی تقریب میں تھے, عنایت اللہ کاشف صاحب تو موجود نہیں تھے میرا خیال ہے, آپ موجود تھے, تو کیا آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے ملک صاحب یہ دیکھا کہ بلا شبہ ایک بہت بڑی تقریب تھی جی. یہ انجمن تاجران کی تاریخ کی میں سمجھتا ہوں کہ تقریب اللہ برداری جو تھی اس وقت نو منتخب باڈی کی, یہ بڑی ایک تقریب تھی, ضلع ایریا کی ایک بڑی تقریب تھی. اس کو جتنا بھی اس کے اوپر بات کی جائے کہ بھی کتنی بڑی تقریب تھی وہ کم ہے. باقی جہاں تک وہاں انتظام و انصرام کا سسٹم تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا, اچھا تھا, مثالی تھا. باقی وہاں 2 دفعہ جو ہے تقریب حلف برداری ہوئی. ایک دفعہ تقریب ہوئی حلف برداری کی 9 منتخب الیکٹڈ عہدیداران, صحیح, وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. دوسری تقریب حلف برداری ہوئی اعزازی عہدیداران کی. یہ اعزازی عہدیداران انجمن تاجران کے دوسرا وہ چیئرمین ہیں, سرپرست ہیں,
या इसी तरह उन्होंने अपने ग्रुप का एक लीडर बनाया हुआ था, इसी तरह दूसरे लोग बनाए हुए थे, उनकी भी हलफ बर्दारी हुई। पर तकरीब जो है, हम अगर मुख्तसर अल्फाज में बयान करें, तकरीब तो बहुत अच्छी है, शानदार तकरीब। हाँ जी। तकरीब की जो खास बात है, डिप्टी कमिश्नर लिया उनका खिताब था और सदर अंजुमन ताजदान का खिताब था। हाँ जी। ये जो खिताब है, इसका थोड़ा थोड़ा मोटा हमारे दोस्तों के साथ आप इसमें मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ जो है ना अपनी स्पीच में जहाँ अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान को और ताजर बिरादरी को उनके फराइज की बात की जी, वहाँ ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि भी कुछ जब ताजर जो है वो ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं या ओवर चार्जिंग करते हैं, उस पर इंतज़ामिया जब उनके ऊपर क्रैक डाउन की कोशिश करती है और बाद औक़ात क्रैक डाउन करती भी है, तो वो उसके रिजल्ट उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। तो ये भी उन्होंने ताजरान से जो है वो कहा कि वो भी अपनी जो उनके फ़राइज़ हैं उनको पेश नज़र रखें कि भी उन्होंने रेट किस तरह जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उसको किस तरह उन्होंने लोगों तक फैसिलिटेट करना है। तो ये बस एक थी। बाकी जहाँ तक सदर अंजुमन ताजरान अजहर खान हान साहब की बात है, उनकी जो स्पीच थी उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे थे अपनी कुछ मार्केटों के हवाले से। उन मार्केटों में जो है सदर बाजार के मुतसिल मार्केटें हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है थोड़े थोड़े वो उनकी बात की है। सीवरेज का मसाइल तो पूरे लिया का मसला है ना जी। वो तो जब तक नई सीवर लाइन नहीं बिछाई जाती, और एक बात यहाँ मलिक साहब मैं और भी करूंगा कि भी सीवरेज का जो मसला हमारा हल नहीं हो रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो करप्शन है। जो सीवर लाइन बिछाई जाती है उसमें करप्शन है, और हमारे अफसरान जो है वो दफ्तरों में बैठ के अपनी ड्राइंग बनाते हैं और उसको भेज के उसके ऊपर काम शुरू कराते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल किया है शेख साहब, आपसे भी हमारे हर दिल अजीज प्रोफेसर साहब हफीजुल्लाह थीन साहब। फ्रेंड्स, आप भी हमारे दोस्तों से सवाल कर सकते हैं, उनसे आप भी इस मौजू पे अपनी इनपुट दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, और हमें आप जो है कोई भी अच्छी बात कर सकते हैं। हफीजुल्लाह थीन साहब ने आपसे पूछा जी, ये दोनों दोस्तों से मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कल ही लोडर रक्षा शहर से सीमेंट लाद के ला रहे थे, उन्हें करोड़ रोड पर रोक लिया गया और छत भरने वाली मशीनरी को भी रोक लिया गया। 1 घंटे के बाद किसी पुलिस वाले की सिफारिश पर छोड़ दिया गया। इस पाबंदी का नुकसान गरीब रक्षे वालों को होता है। मलिक साहब, ये जो है ना हमारी जो कौम है ना वो भेड़ चाल कौम है जी। एक एक्सीडेंट हुआ अपर पंजाब में, हाँ जी, उसमें बहुत सी इंसानी जानें जो है वो चली गई रक्षे की वजह से। उस एक्सीडेंट को देखते हुए पूरे पंजाब में एक क्रैकडाउन शुरू हो गया जी। वो क्रैकडाउन क्या है कि भी फट्टा रक्षा जो है जिसके ऊपर हम लोडर रक्षा जो है सामान लोड करके लाने ले जाते हैं, उनके जो है ना उनके ऊपर क्रैकडाउन चुके ये बंद किया जाए जी। अच्छा, वो भी बंद करने। अच्छा, आप लिया में देखें ना, लिया में क्या हुआ, लिया में ये हुआ वो जो लोडर रक्षे का फट्टा तैयार करते हैं मिस्त्री कारपेंटर जो है, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। अच्छा, वो सील ऐसे किया कि भाई वो तो सिर्फ वो लोडर रक्षा तो नहीं बना रहे, फट्टा तो नहीं बना रहे, वो कुर्सी मेज भी बना रहे हैं, वो फर्नीचर दीगर फर्नीचर भी बना रहे हैं। भी आप अगर पाबंद करना है तो लोड उस फट्टे को बनाने के पाबंद करें, दुकान को तो सील मत करें। अच्छा, ये फिर जो है ना वो उस भेड़ चाल में हमारा लिया भी शामिल है। अब देखें ना कि भी जो लोडर रक्षी है उनकी बाडियां अलहदा कर ली जाती हैं, उनकी बाडी अलहदा कर ली जाती है, जुर्माने अलहदा कर। एक फट्टा जो है लोडर रक्षे का वो 1 लाख से ज्यादा मालियत का तैयार हो। इनायतुल्लाह शेख साहब, आपसे भी हफीजुल्लाह थीन साहब ने पूछा है, फरीद साहब की तो इनपुट आ गई कि इस पे एक बैलेंस रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैं फरीदी साहब की बात से 100% इत्तफाक करूंगा कि जो ये रक्षे वाले हैं ये भी गरीब लोग हैं, जाहिर है इनकी भी मजदूरी का मामलात हैं और इनको भी कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है जिस चीज पे आप मना कर रहे हैं उसकी हद तक आप उनको मना कर दें, रोक दें, और अगर वो बाज नहीं आते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है कानूनन। जिस चीज से आपने उनको मना किया और वो बाज नहीं है, नोटिस दें, पहले इश्तिहार, अब कोई एसओपी बनाए, कोई इश्तिहार शोरों का लगाए,
लोगों को पता चले कि जनाब ये कार्रवाई होने जा रही है। उसके बाद जब ये बात हर एक छोटे बड़े शहरी के इल्म में आ जाए, फिर जाके आप क्रैक डाउन आप करें, भले करें, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि मजदूरों को मजदूरी से ना जाने दें, ये ना हो कि फिर वो खुदकुशियों पर मजबूर हो जाए। शेख साहब, हफीजुल्लाह थीन साहब ने एक और बात भी, बड़ी अहम बात की वाकई। आपने फरमाया कि आपकी तवज्जो शुगर मिल्स के करीब नहर के दोनों जानब रोड इंतहाई खस्ता की तरफ मबजूल कराई जाती है, जहां गड्ढे बन चुके हैं। शुगर मिल्स वाले उसकी मुरम्मत करा दें तो बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा मशवरा है। मलिक साहब, शुगर मिल वाले भी खुद अपने तौर पर मुरम्मत कराएं। पता है, इस शुगर मिल के जो गन्ने को लाने ले जाने वाले रोड हैं जी, उन रोडों की तामीर और मुरम्मत हमारा किसान खुद अपनी जेब से अदा करता है। पता है ना आपको, शुगर सेस फंड के हिसाब जी, उसके जो फिरोख्त किया जाता है गन्ना, उसमें हाँ जी कटौती होती है। शुगर सेस फंड जी, शुगर सेस फंड जो हमारे जिले का है, वो अगर हमारे जिले में ही आके हमारी डेवलपमेंट पे, हमारी इन सड़कात पे, जिन सड़कात से गन्ना गुजरता है, उस पर लगाया जाए तो फिर हफीजुल्लाह साहब की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ एक और बात भी है, ये तो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, वो ऐसे है ना, उनका काम है कि वो हमारा पैसा जो हमसे लिया जा रहा है, पैसा हमारी सड़कों के लिए, हमारे किसानों का, हमारे शुगर जो गन्ने की केन की जो पैसा है, वो उसको वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। शेख साहब, इस सारी इस बहस में खूबसूरत बात आपके नोटिस में मैं देना चाहता हूँ कि नहर और शुगर मिल के दरमियान में एक सड़क थी जिस पर शुगर मिल ने कब्जा कर लिया, वो सड़क अब मिट चुकी है। वो सड़क अब कहाँ है? वो सड़क गुम हो गई है। ठीक है, उस पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए, वो सड़क गुम हो गई, वो रकबा गुम हो गया, वो बिल्कुल गुम हो गया। ठीक है ना जी। तो ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। और तीसरी एक बात और भी मैं करता हूँ कि हमारा जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, हाँ जी, उसका जो गंदा फुजला है वो भी नहर में डाला जा रहा है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह शुगर मिल का फुजला नहर में डाला जाता है, इसी तरह मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी नहर में डाला जा रहा है। ये एनवायरमेंटल वाले किधर है, महकमा नहर वाले किधर है? आपके सामने की बात है अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, इनायतुल्लाह काशिफ साहब, पूरा शहर इस बात का गवाह है कि लैया माइनर का जो वस्ती पुल है, सिटी वाला, वहाँ 24 घंटे एक फीडर चल रहा है और वो महलों का जो फुजला है, वो जो सीवरेज है, वो नहर में डाल रहे हैं। अच्छा, और वो आगे जाकर वो नहर जो खेत सैराब करती है और वो गन्दा पानी से फसलें तैयार होती हैं, और वो तैयार होकर देखा ना, इसमें देखा ना, फूड अथॉरिटी इन्वॉल्व है, इसमें एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इसमें महकमा नहर इन्वॉल्व है, इसमें जिला इंतजामिया इन्वॉल्व है, म्यूनिसिपल कमेटी इन्वॉल्व है। एक बात ऐड करना चाहूँगा, मुख्तसर कीजिएगा एक और छोटी सी बात है। फरीदी साहब ने बात की है शुगर सेस फंड की। हाँ जी, इसका कानून ये है कि इसमें मिल अपना हिस्सा देगी, हाँ जी, और काश्तकार अपना हिस्सा देगा। मलिक साहब, ये कहाँ खर्च किया जाएगा? जिन जिन इलाकों से गन्ना गुजरता शुगर मिल तक आएगा, उसकी सड़कात की मुरम्मत उसमें शामिल। उसमें गन्ने की वजह से दरख्तों को पहुंचने वाला नुकसान, उसकी मुरम्मत उसी में शामिल। यानी नया दरख्त टूट गया, नया दरख्त लगाना है, उसी फंड से लगाया जाएगा। और ये क्या करते हैं, हमारा फंड यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर पंजाब में खर्च कर। शुगर सेस का फंड मेरा पैसा, मेरे काश्तकार का पैसा, मेरी शुगर मिल का पैसा ये उठाते हैं और ये जनाब अपर पंजाब में खर्च। और हमारे पार्लियामेंटेरियन बस आंखें बांधे, कान बांधे और जुबान बोलते नहीं है, गूंगे हैं जैसे। अवामी नुमाइंदों का तो यही खाद के इशू पे आप देख ले, कोई अभी तक नहीं किसी अवामी नुमाइंदा, कोई सियासी, और ये इलेक्शन लेने जा, अभी तो इलेक्शन का मौसम है, और वोट इन्होंने किन से लेने हैं? जो 70% काश्तकार हैं, जो देहातों में रहते हैं, आज वो परेशान हाल है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा, और कल उन्हीं से इन्होंने वोट के लिए जाना है। शेख साहब, ये क्या हो रहा है? सभी जाहिर है, सारे के सारे सुम्मुम बुकमुन उम्युन, किसी को नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। शुगर सेस के पैसे इधर उधर खर्च हो गए, खाद वाले 70 से 80 करोड़ रुपया ये ओवर चार्जिंग की मद में किसानों की जेबों से ऐसे निकाल लिया गया। मलिक साहब, ये तो आपको वो फिगर है ना जो आप असेस कर सकते हैं। कम है।
अच्छा, आप ये देखें ना कि पिछले दिनों हमने वो 74 लाख रुपए की खाद जो पकड़वाई थी जी, उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, फिर FIR FIR तक बस वो खत्म हो गया ना मामला। उसके बाद देखे ना वो खाद जेली थी, वो जेली जहां से आई है उसके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए, जिसने मंगवाई है जी, उसके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए। अब शेख साहब की बात दुरुस्त है हाँ कि जी। ये सारे इश्यूज जो रूनमा होते हैं इस पे जो है मुतलका महकमा जात का इनपुट आना चाहिए, प्रेस रिलीज आनी चाहिए, मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए। हफीजुल्लाह थिन साहब ने एक और खूबसूरत बात फरमाई है। आप फरमाते हैं कि जी अगर मेरे सवाल ज्यादा ना हो जाए तो एक मसला बड़ा अहम है। नेटवर्क कंपनियों का भी एक मसला है, हर वक्त सिग्नल कम होते हैं, बार बार कॉल ब्रेक होती है, कोई इसकी शिकायत का दफ्तर भी है। शेख साहब आपके नोटिस में है? इसकी का कोई शिकायत का दफ्तर नहीं है। वैसे तो इसको पीटीए का इदारा भी मौजूद है, और अगर इस हवाले से कोई दावा दायर हो जाए, कोई कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो फिर ये है कि वो कार्रवाई हुई भी है। लेकिन चूंकि सारफ अदालत में जाता कोई नहीं है, ये काल जो है वो अगर कट गई है तो अब कौन जाए अदालत में। वो 1 रुपए की काल पे जो है 10,000 का खर्चा कौन करे, 15 दिन का नोटिस दे, उसके बाद जाके केस दायर करे। तो सारे अदालत तो है ना। मैं तो वही कर रहा हूँ, फोरम मौजूद है, वो लैया में भी मौजूद है, जो मुतासरा है वो जा सकते हैं, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं होता जितना टाइम और जितना पैसा खर्च होता है। ये पब्लिक मफाद का काम है, ये तो आपको करना चाहिए। मैंने कोशिश की थी, यहाँ पे एक जज आए थे, उन्होंने कहा भी था कि हम टेकअप करते हैं, लेकिन फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आ गई और उन्होंने पूरी की पूरी सारफ अदालत को खाली कर दिया, और वो सारफ अदालत जो है अब 3-4 केसेस के साथ उसको जिंदा रखा हुआ है। अच्छा जी, आवाज़ थल हमारे फ्रेंड हैं, मुस्तकिल फ्रेंड हैं, वो आपसे बात कहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम सराइकी में हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। सराइकी में भी इंशाल्लाह शुरू करे इंशाल्लाह जी। सराइकी भी सारी अपनी जुबान है, सराइकी भी इंशाल्लाह प्रोग्राम आसी। मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफाई साहब ने भी आपको सलाम भेजा है और जिला लिया की अवाम में शऊर की बहुत ज्यादा कमी है, इस हवाले से आपका प्रोग्राम जो है वो काबिल शाबाश है। उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमें मुसलसल जो है हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं और कमेंट्स भी देते हैं। हफीजुल्लाह थिन साहब ने आपको शाबाश दी है। उसके बाद जनाब गुलाम जिलानी साहब ने कहा है जी कि खाद के बहरान और काश्तकारों की तबाही की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिले इंतजामिया है, महकमा ज़राअत है। इन लोगों ने मेले ठेलों पर प्रोग्राम की फंड में जो है वो डोनेशन नहीं है। बस वो तो बात मलिक साहब हमने की है ना कि जब एसोसिएशन को से आप किसी भी काम के लिए जी, किसी भी बड़े इदारे से किसी भी काम के लिए जिला इंतजामिया पैसे लेगी तो फिर उनके जो है अच्छे बुरे चीजों को जो है ना वो सरफ नजर करना पड़ेगा इंतजामिया को। मुफ्ती नुमान साहब कहते हैं कि जी इन अवामी नुमाइंदगान को भी बुलवाएं और खुलकर उनका एहतसाब करें। हाँ बिल्कुल, मुफ्ती नुमान कादर साहब, सबसे पहले तो आपको दुआ तुम इस्लामी, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जरूर उनको भी बुलाएंगे। और रफाकत अली गिलानी ने तो पिछले प्रोग्राम में हमसे वादा किया है कि मैं जब भी लिया आऊंगा तो आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूंगा, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज उन्हीं से करते हैं। मुफ्ती साहब ने इनायतुल्लाह साहब आपसे सवाल किया है कि आजकल आप किस पार्टी में हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं सारी की सारी अवामी मफादात के बरक्स इख्तिदार बराए इख्तिदार के लिए काम कर रही हैं। अवामी मफाद का कोई एजेंडा इनके पास नहीं है, इसलिए इन तमाम से माजरत। आप किसी दौर में किसी पार्टी में नहीं होंगे? पाकिस्तान लेबर पार्टी में मैं था और उसका जिला जनरल सेक्रेटरी था। इसके अलावा मैं किसी सियासी पार्टी में ऐसा ओहदेदार नहीं रहा। दिलचस्पियां तो होती हैं, जाहिर है कोई ना कोई सियासी पार्टी जो है वो दिलचस्पी। साहब इस प्रोग्राम में एहतसाब की बात, आपका मशवरा सारांखों पर, असल एहतसाब तो आपके हाथ में है। सियासतदान इलेक्शन की तैयारी में है, अवामी नुमाइंदे आपके पास सनद हक नुमाइंदगी लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे वादे वोट के ले रहे हैं। आप उनसे पूछें कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या किया, आने वाले 5 वर्षों में वो क्या करेंगे। जब पिछले 20 सालों में लिया का कोई कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है? जिस वोटर के वोट की कुव्वत से आप इस्लामाबाद और लाहौर और पूरी दुनिया का सफर करते हैं, वो वोटर तो उसी हालत में आज भी मौजूद है।
اور آپ کے حالات جو ہے وہ روز بروز بدل جاتے ہیں، آپ کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی آمدن بڑھ جاتی ہے، آپ کی گاڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ایک جملہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ شیخ صاحب، آج کے پروگرام کا آخری جملہ۔ سیاستدانوں کی چمک دمک بڑھ رہی ہے اور اقتدار سے وابستہ لوگوں کی چمک دمک میں اضافہ، اور عوام جو ہے وہ بین ہی بالکل جیسے ان کے جسم سے خون بھی نچوڑ لیا گیا ہو، ان کی شکل پیلے جرقان کی طرح ہو چکی ہے۔ خدا کے لیے اپنی عوام پہ اب رحم کریں، کوئی ایسا ایجنڈا لے کے آئیں جس سے عوامی مفاد، جس سے معیشت کا مفاد، جس سے ملک کے مفاد کی پالیسیاں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اقتدار برائے اقتدار سے نکلیں، اور جو اقتدار برائے اقتدار کے لیے آپ کے پاس ہیں آپ ان کو جوتے لگائیں۔ ادیب چودھری صاحب نے ایک سوال کیا کہ میں انچارج پروگرام عبدالرحمان فریدی صاحب کے نوٹس میں دیتا ہوں۔ ادیب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ غلامان نظام سسٹم کی بات کے لیے اپنے پروگرام میں اسپیشل سیگمنٹ رکھیں تاکہ عوام کو شعور آئے۔ ضرور، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ بہت سے پروگرام، ابھی تو ہم نے ابتدائی طور پہ ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، یہ پروگرام جو ہے ہم مزید ان پروگراموں کو ہم نے ترتیب دینا ہے۔ وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہر شعبے کے اوپر ایک پروگرام ہم ترتیب دیں گے، اور اس کا دورانیہ بھی مختلف اوقات میں ہم بڑھائیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی تجاویز سے بہتر انداز میں کام کرے گا۔ باقی یہاں میں ملک صاحب آخری جملہ جو کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے، وہ صرف ایک ہی بات میں کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا، ہمارے جو ووٹر سپورٹر اور جو لوگ شہری ہیں، شہری کو اپنے حقوق پہچاننے چاہیے۔ جب شہری اپنے حقوق پہچان لے گا کہ بھی میرا حق کیا ہے اور میرے فرائض کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف چلا جائے گا۔ بہت شکریہ شیخ عنایت اللہ کاشف صاحب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ عبدالرحمان فریدی صاحب۔ میں یہاں فرینڈز آپ کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور کل ایک انتہائی اہم پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA آصف اقبال چودھری صاحب کل اس پروگرام 30 منٹ میں مہمان ہوں گے، ان سے بہت سارے سوالات ہم کریں گے، اور سائبر کرائم کے حوالے سے خاص طور پر